To Visas Academy. So today in this lecture we are going to cover the Global Risk Report 2022. So ये जो बेसिकली ये रिपोर्ट है ये एक 70th एडिशन है और इसको एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाली जो बॉडी है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली हमेशा एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बोलते हैं। और इसमें जो टॉप 10 जो ग्लोबल रिस्क है को ये बेसिकली हाईलाइट करने का काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ 5 कैटेगरी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी 5 कैटेगरीज है, ये टॉप 10 जो ग्लोबल रिस्क है एज पर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो कौन कौन सी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल विचास एकेडमी। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 है ये बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट है जैसा मैंने बोला, और इसको पब्लिश करने वाली जो बॉडी है वो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। और ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली ट्रैक करती है रिस्क ऑफ परसेप्शन अमंग द एक्सपर्ट एंड वर्ल्ड लीडर्स इन बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो भी रिस्क एक्सपर्ट है, वो बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो सिविल सोसाइटी में काम करते हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, और इनके देखोगे तो ये बेसिकली रिस्क को जो मेजर करते हैं ये बेसिकली मेजर करते हैं अक्रॉस दी 5 कैटेगरीज। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करती है उसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरीज को कंसीडर करती है। तो कंसीडर करने वाली कैटेगरीज में आप देखोगे तो इकोनॉमिक, फिर इन्वायरमेंटल है, जियोपॉलिटिकल है, सोसाइटल है, टेक्नोलॉजिकल। तो ये बेसिकली 5 कैटेगरीज है, उसके बेसिस पे ये बेसिकली ये जो रिस्क है रिपोर्ट है उसको पब्लिश करती है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी कि ये जो टॉप 10 जो ग्लोबल रिस्क है ऑफ सेवेरिटी वो कौन कौन सी है। फर्स्ट आप देखोगे तो ये क्लाइमेट एक्शन फेल्योर है। तो क्लाइमेट एक्शन फेल्योर का क्या मतलब, क्या देखोगे तो जो भी हम लोग हमने बहुत सारे अभी तक बहुत सारे क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन को देखा, जैसे पेरिस कन्वेंशन थी, ठीक है, एक क्योटो प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज जो होती है लाइक यूएसए, चाइना, इंडिया, ये क्या करती है, कमिट करती है कि हमारा जो आने वाला जो कमिटमेंट है टुवर्ड दी ग्रीन हाउस गैस रिलीज उसको हम लोग इतना कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल जो कंट्रोल होता है वो उतना होता नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण बहुत सारे जो क्लाइमेट एक्शन जो हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सारे आप कंट्रीज को देखोगे तो वो क्योटो प्रोटोकॉल या अदर जितने भी क्लाइमेट कन्वेंशन है उनको वो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम क्लाइमेट एक्शन जैसे भी जो भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इट विल बेसिकली हार्म आवर इकोनॉमी। ठीक है, लाइक यूएसए। सेकेंड क्या है कि एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर में क्या है कि देखो तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक्सट्रीम वेदर मीन्स कि देयर इज अ रैपिड ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। तो आप जैसे देखोगे कि हमारा जो केरला जो स्टेट है, या उड़ीसा हो गए, या वेस्ट बंगाल हो गए, इसमें रैपिडली क्या होता है कि कभी कभी सूखा होता है और कभी कभी तो होता है कि बहुत ही फ्लड हो रहा है। ठीक है, तो केरला फ्लड में देखोगे अब जो जैसे केरला स्टेट है उसमें जो फ्लड होने की जो रिकरेंट है, मतलब कि जो स्पीड है वो बहुत ही हाई हो चुकी है, मतलब कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ही फ्लड की प्रॉब्लम्स आ चुकी है। तो ये एक्सट्रीम वेदर का ये वन ऑफ द प्रॉब्लम आ चुकी है। थर्ड आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस है। बायोडाइवर्सिटी लॉस में आप अगर देखोगे तो जिससे क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे जो एंडेमिक जो स्पीसीज है या वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। एक्सटिंक्ट हो रही है तो हम लोग की जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और बायोडाइवर्सिटी आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से ही हमारी जो इन्वायरमेंट होती है वो सस्टेनेबल होती है। अगर आपने अगर फूड चेन पढ़ा होगा या आपने फूड वेब पढ़ा होगा, आप कनेक्ट कर सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी का कितना इंपॉर्टेंस है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। फिर सोशल कोहेजन इरोजन मीन्स की जो सोशल जो पीस है वो बेसिकली इरोजन हुआ है। ठीक है, जो तो उसमें आप देखोगे तो इसका वन ऑफ द रीजन अर्बनाइजेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो कंसेप्ट निकल कर क्या आ रहा है, तो जो सोशल बॉन्ड होता है बिटवीन द फैमिली वो नहीं है। जो पर्सन है वो अपने इकोनॉमिक डिमांड जो डिजायर है, इकोनॉमिक डिजायर को फुलफिल करने के लिए दे डू नॉट हैव अ स्ट्रांग बॉन्ड लाइक हैव इन अ विलेज और सोसाइटी। ठीक है, फिर आप देखोगे तो लाइवलीहुड क्राइसिस है। लाइवलीहुड क्राइसिस में अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग की जॉब है वो ऑलरेडी जा चुकी है। फिर अदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनको आप अगर इनका इनकम आप देखोगे, इनकम डिक्लाइन हुआ है, जो
प्रोफेशन बेसिकली चेंज हो चुका है, क्योंकि आप अब आज कोविड-19 के समय आप वही जॉब कर सकते हो जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में स्किल्स चाहिए होती है, ठीक है? आप जो मैनुअल जो वर्कर्स होते हैं या डेली वर्कर्स होते हैं, उनको आप देखोगे तो दे डू नॉट गेट द जॉब। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑनलाइन जितने भी इस काम होती है उसमें बेसिकली स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और हम लोग की जितनी पर्सन्स हैं आप देखोगे इंडिया में, तो इंडिया में लोगों के पास जो स्किल्स की कमी है। रीजन क्या, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करा है, वो दे कांट गेट जॉब। रीजन क्या है कि दे डू नॉट हैव द स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी राइट नाउ, तो दैट इज व्हाई दे डू नॉट गेट द जॉब। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कोविड-19, अदर इन्फेक्शियस डिजीज वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रही है। सेवेंथ है तुम्हारा ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इन्वायरमेंटल डैमेज में आप अगर देखोगे तो इन्वायरमेंटल डैमेज दो तरह की होती है। फर्स्ट होता है नेचुरल, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, सुनामी हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंटल डैमेज है। लेकिन बहुत सारे क्या होता है, मैनमेड होता है। मैनमेड क्या होता है कि हम लोगों ने अपने सेटलमेंट्स के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज क्राइसिस है। नेचुरल रिसोर्स में आप देखोगे तो हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, जैसे कोल है, ठीक है, फिर पेट्रोलियम है। तो ये सब क्या है कि एक बार हम लोग अगर इसको यूज़ करते हैं तो हम लोग उनको दोबारा बना नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लंबे पीरियड लगता है। तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि जो आज हम लोग जो भी जितने अपने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह के रहे कि जो अपकमिंग जनरेशंस होंगी वो भी उनको उनके यूज़ के लिए और उनके पास भी वो रिसोर्सेज रहे, ठीक है। सो जो रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम लोग को जो यूज़ करना है, वो यूज़ करना है इन अ सस्टेनेबल मैनर। दैट इज़ व्हाई वी हैव कॉल्ड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, ठीक है। इसको हम लोग को 2030 तक अचीव करना है। इसमें लगभग 17 गोल्स हैं। फिर डेब्ट क्राइसिस है, जैसा कि कोविड-19 के कारण बहुत सारा आप देखोगे बिजनेसेस रन नहीं हो रही हैं, तो उनको डेब्ट क्राइसिस है, एनपीए की प्रॉब्लम्स है। सरकार ने तो बहुत सारे जो भी आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने छूट दिया ड्यू टू दिस कोविड-19 कि अगर वो एनपीए में चली गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनसे वो अभी उनको जो भी अंडर दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, उनको वो उनकी जो इंसॉल्वेंसी काम है उसको वो अभी नहीं कर रहे हैं। फिर जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही है कि वो बेसिकली लाइक नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जैसे चाइना, वो क्या करे कि साउथ चाइना सी में वो ड्यू टू दिस पेट्रोलियम रिजर्व, वो वहाँ पे अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का काम कर रहा है। फिर आप देखोगे तो आर्कटिक रीजन में भी पेट्रोलियम रिजर्व बहुत सारे हैं। तो अब अगर जो पावरफुल कंट्रीज है वो क्या कर रही है कि जो भी जो स्मॉल कंट्रीज है जो कि उतनी पावरफुल नहीं है, वो उन पे वो दबाव बना रही है, और जो इकोनॉमिक अपनी जो भी कन्फ्रंटेशन की एज निकल करके आ रही है, ठीक है। तो ये सभी 10 बेसिकली रिस्क एज पर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सो इसमें भी वही बात बोली गई कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्या-क्या है। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भी ये बात बोली कि मेजॉरिटी जो परसीव्ड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक आउटलुक है वो बेसिकली वोलेटाइल है, इंक्रीजिंग कैटास्ट्रोफिक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एनवायरमेंटल रिस्क में मैंने बोला, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर है, जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क में ये सही बात है। ये सब जो बातें वो बेसिकली बोली गई। इंटरनेशनल रिस्क में देखोगे तो तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जॉब लॉस हो रही है क्या? कि आप अगर देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लोग पहले मैनुअली काम करते थे, 1000 लोग, उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट ही काम कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब 1000 लोग जो थे उसका जॉब वो चला गया। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप देखोगे तो कॉमर्शियल हो गया। तो अब हम लोग का क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो स्पेस जो डेब्रिज है उनकी संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। तो हम लोग का जो स्पेस है उसमें भी आप देखोगे तो बहुत आने वाले समय में वहाँ भी बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स है, ठीक है। फिर ये सभी प्रॉब्लम्स एट द इंटरनेशनल लेवल है। सो नाउ वी विल सी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो बॉडी है, ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली है, तो ये बॉडी कौन सी है? तो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखोगे तो ये बेसिकली एक स्विस बेस्ड एक नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था इन 1971 में, और ये बेसिकली बेस्ड है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्विस अथॉरिटीज एज ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन।
तो जो भी पब्लिक है या फिर प्राइवेट कंपनीज है, तो उनके बीच में अगर कॉपरेशन स्टैब्लिश करना है, तो ये बेसिकली ये कंपनी काम करती है। मिशन क्या है? कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट of world by engaging business, political, academic and other leaders of the society to shape the global, regional and industry agenda। ठीक है, तो ग्लोबल, रीजनल या इंडस्ट्रियल जो एजेंडा है उसको बेसिकली मीट करने का काम करते हैं। और इसमें जो भी पर्सन जो इंगेज होते हैं वो बेसिकली वो बिजनेस क्लास से भी बिलोंग करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, एकेडमिक लीडर्स भी हो सकते हैं और सोसाइटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फाउंडर में आप सम ऑफ द मेजर रिपोर्ट्स में आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आप जिससे पहले बोले कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इसके अलावा बहुत सारे अदर रिपोर्ट्स भी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश किया जाता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। तो इसमें आप देखोगे तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट है, फिर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। तो ये बेसिकली सम ऑफ द अदर रिपोर्ट्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन रहता है कि बॉडी का नाम पूछ दिया जाएगा और वो बोला जाएगा कि ये जो बॉडी वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सभी को आप देख सकते हो कि ये कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, सो वी ट्राई टू प्रोवाइड दी एजुकेशन टू अनप्रिविलेज चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो through this digital you can contribute to this number, and thanks for watching us, and you must subscribe our channel। our aim to right to education। तो जितने भी आप देखोगे तो बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, दे कांट अफोर्ड दी, जितनी भी एडुटेक कंपनीज है वो क्या कर रही है, बहुत सारे मनी चार्ज कर रही है टू दिस पर्सन। मतलब एडुटेक कंपनीज क्या कर रही है कि वो बेसिकली बहुत ही पैसा चार्ज कर रही है फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसी को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर हम लोग को फाइनेंशियली हेल्प करेंगे तो इट बेसिकली हेल्प अस टू ग्रो, एंड इट विल हेल्प ऑल्सो हेल्प टू दिस चिल्ड्रन। ठीक है, सो यू कैन कंट्रीब्यूट अस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अस, एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बसास एकेडमी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अस, सो थैंक यू।